देवांश के बाथरूम में जाने के बाद जानवी अभी उसकी पैकिंग ही कर रही थी कि वो कबर्ड से उसका सामान लेने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने कबर्ड की ड्रॉअर खोली, उसे एक एनवॉल्व मिला जिसमें से कुछ फोटोज बाहर की तरफ आई हुई थी। जानवी ने उस एनवेल्प को हैरानी से देखा क्योंकि थोड़ी देर तक वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा था। अब अचानक से एक फोटोज से भरा एनवेल्प यहाँ पर होना उसे हैरानी में डाल रहा था। उसने वो एनवेल्प उठाया और उसे खोलकर देखने लगी। जैसे ही उसने वो एनवॉल्व खोलकर उसके अंदर की फोटोज देखी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और कुछ ही पलों में वो आंखें नमी से भर गई। उस एनवॉल्व में देवांश और तान्या को फोटोज थी, जिनमें वो एक दूसरे के बेहद करीब थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये फोटोज बिल्कुल ताज़ी हो। देखने में वो फोटोज किसी होटल रूम की लग रही थी और उनमें देवांश और तान्या दोनों ही बेहद आपत्तिजनक हालत में थे। उनकी ऐसी फोटोज देखकर जानवी के आंसू लगातार बहने लगे। वो एक एक तस्वीर उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसके साथ ही एक लेटर भी था। उसने जैसे ही वो लेटर खोलकर पढ़ना चाहा, बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने झट से वो एनवेल्प वापस रख दिया और वो लेटर अपनी प्लाजो की पॉकेट में डाल लिया। देवांश उसके करीब आया और उसे पीछे से हग कर उसके गले को चूमने लगा। जानवी उसकी पकड़ में कसम साने लगी। उसने देवांश का हाथ अपनी कमर से हटाया और बोली, सारी रात सोए नहीं होंगे आप, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद हमें निकलना भी होगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। नींद की वजह से आंखें भारी भारी लग रही है और बहुत ज्यादा थकावट भी महसूस हो रही है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में तुम शिकायत करोगी कि हमारे खूबसूरत पलों में मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर रहा। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा और बैग की तरफ बढ़ गया। जानवी मुस्कुराती हुई उसे जाते देखती रही और प्लाजो की पॉकेट में हाथ रख कमरे से बाहर निकल गई। उम्मीद है तुमने वो सारी तस्वीरें देख ली होंगी जो इस पत्र के साथ तुम्हें भेजी गई है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। तुम्हारा पति तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता है। वो तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि तुमने उसकी जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन अब वो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता। तुम जिस तरह से बीमार रहती हो और उसे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है, इसकी वजह से अब उसे तुमसे नफरत होने लगी है। वो तुम्हें पागल समझने लगा है और वो अपनी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ नहीं बिताना चाहता जिसे कभी भी पागलपन के दौरे पड़ते हो। वो सिर्फ उस लड़की से प्यार करता है जो उसके साथ इन तस्वीरों में है। अक्सर ही ये दोनों एक दूसरे के साथ देखे जाते हैं। देवांश ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, जिसकी वजह से अब उसे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ रही थी, लेकिन अब वो ये शादी भी नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। उसने इस शादी से पहले ही तुम्हें खत्म करने का पूरा प्लान बना रखा है। शादी के दिन ही वो तुमसे छुटकारा पाकर तान्या से शादी करने वाला है। अभी भी वक्त है, तुम खुद को बचा सकती हो। देवांश और तान्या दोनों शादी के दिन को तुम्हारा आखिरी दिन बनाना चाहते हैं। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो उनसे बहुत दूर चली जाओ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो सबूत के तौर पर उनकी तस्वीरें तुम्हें भेज चुका हूँ। नहीं यकीन तो तुम होटल सनड्राइव पर जाकर कंफर्म कर सकती हो। कल पूरी रात वो दोनों उसी होटल में एक साथ एक ही कमरे में थे। तुम्हारा शुभ चिंतक। वो लेटर पढ़कर जानवी का सिर चकराने लगा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अभी अभी उसने जो भी पढ़ा उस पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो तस्वीरें अलग ही कहानी बयान कर रही थी। जानवी का दोबारा उन तस्वीरों पर ध्यान गया। उन तस्वीरों में देवांश ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने कल पहने थे और आज सुबह तक वही कपड़े पहने वो घर पर वापस भी आया था। कई तस्वीरों में तो उसने कपड़ों के नाम पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही पहने हुए थे। तस्वीरों को याद कर एक बार फिर से जानवी का रोना तेज हो गया। उसका दिल तो जैसे धड़कना ही बंद हो गया था। रो रोकर सांसें चोक होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर यकीन करे और किस बात पर नहीं। उसने वो लेटर दोबारा देखा और उसके कई टुकड़े कर उनको डस्टबिन में फेंक दिया। वंदना जो कब से उसे छुपकर देख रही थी, अपने आखिरी दांव को बिल्कुल निशाने पर लगा देख उसके चेहरे की मुस्कान और ज्यादा शातिर हो गई। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब होगा धमाका और सब खत्म। वो जानवी के पास आए और उसे दवाई देने लगी। उसे पास आता देख जानवी ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और मुस्कुराते हुए उससे दवाई ले ली। उसे दवाई लेते देख वंदना के चेहरे पर एक बार फिर से शातिर मुस्कान आ गई। वो पानी का खाली ग्लास लेकर वहां से चली गई। जानवी वहां से अपने कमरे में ना जाकर तान्या के कमरे की तरफ बढ़ गई। तान्या उस वक्त फोन पर किसी से बात कर रही थी। दरवाजे पर किसी की आहट पाकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। जानवी को वहां देख उसे थोड़ी हैरानी हुई।
उसने झट से फोन काट दिया और जानवी को देखने लगी। जानवी ने मुड़कर दरवाजे की छिटकनी लगाई और तान्या की तरफ बढ़ गई। क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? उसने सीधा ही तान्या से सवाल किया। अब मैंने क्या कर दिया? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। कैसे कर लेती हो इतना ढोंग? क्यों चेहरे पर झूठा आवरण चढ़ाकर इतनी साजिशें रच रही हो? बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। जानती हूँ कि देवांश सिर्फ मुझे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आखिरी बार तुमसे कहने आई हूँ अपनी ये बेकार की कोशिशें बंद कर दो। कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें सिवाय बेइज्जती और नफरत के। ओह, मुझे तो लगा शायद तुम थोड़ी बेवकूफ हो, लेकिन तुम तो पूरी ही बददिमाग निकली। सब कुछ जानती हो लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस लेकर घूम रही हो। चलो खैर, अगर तुम सब जानती ही हो तो आमने सामने क्लियर बात ही करते हैं। तान्या ने उसे देख चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। मुझे कुछ भी क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। देवांश मुझसे मोहब्बत करते हैं, इतना जानना ही मेरे लिए काफी है। इसके अलावा मुझे कुछ भी जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम एक बात जरूर जान लो कि तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। देवांश हमेशा से मेरे थे और मेरे ही रहेंगे, जानवी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। और अगर कहूं कि मेरा ये ख्वाब पहले ही पूरा हो चुका है तो? तान्या ने उसे जाते देख कहा। जानवी हैरानी से देखते हुए उसकी तरफ मुड़ी। कल रात मेरे देवांश को पाने के सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। जो तुम उसे शादी होने के बाद भी नहीं दे पाई, उसकी वो जरूरत मैंने बिना शादी के ही पूरी कर दी है। कल रात हम दोनों एक साथ एक ही होटल रूम में थे और हमारे बीच वो सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें ये समझाने की जरूरत है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कल सारी रात अब क्या ही बताऊं तुम्हें? उसने उसके पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। वो मुस्कुराते हुए उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी खिल्ली उड़ा रही हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उससे शादी करने का मेरा ख्वाब भी बहुत जल्दी पूरा होगा, जब वो तुम्हारी जगह मुझसे शादी करेगा। तान्या ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। 3 दिन है तुम्हारे पास। इन 3 दिनों में जितनी खुशियां मनानी है मना लो, जितने खूबसूरत पल जीने हैं जी लो, क्योंकि उसके बाद जो कुछ होगा वो तुम्हारी सोच से भी परे होगा। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तान्या की बात सुन जानवी अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका कलेजा सीने से निकाल उस पर हथौड़े चला दिए हो। तान्या की बातें उसे कांच सी चुभ रही थी, लेकिन आंखों में एक भी आंसू नहीं था। तान्या उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर खींच लाए और बोली, जिस तरह तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाला है वैसे ही देवांश की जिंदगी से भी बाहर निकाल चुकी हूँ। अब बस कुछ ही दिन है तुम्हारे पास, जितना इन्हें जीना चाहती हो जी लो। जानवी बुत्सी बनी वहीं खड़ी रही। तान्या ने दरवाजा बंद किया तो वो किसी पुतले की तरह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कदम साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी पत्थर की मूर्त बने वो चले जा रही थी। तान्या की बातें सुनकर जानवी चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी सुना, लेकिन उन तस्वीरों को कैसे झूठलाए जो अपना सच खुद ही बयान कर रही थी। कदम पत्थर से भी भारी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने कमरे में आई। देवांश अभी तक सो रहा था। उसने सोते हुए देवांश की तरफ देखा और बोली, कैसे अपने दिल के एहसासों को झुठलाकर अपने कानों पर यकीन कर लूं? कैसे उन सभी एहसासों को झुठला दूं जो आपके करीब होने से मैंने सिर्फ ना अपने दिल में बल्कि आपके दिल में भी महसूस किए हैं। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन वो एहसास झूठे नहीं हो सकते। हर बार आपके करीब आकर सिवाय मोहब्बत के कुछ महसूस नहीं किया मैंने, तो कैसे किसी के कहने से मान लूं कि आप नफरत करते हैं मुझसे? आपकी एक हल्की सी छुअन तक मुझे मोहब्बत में सरोबार कर जाती है, तो कैसे मान लूं कि आप नफरत करते हैं मुझसे? आपके लब तो क्या आपकी नज़रें भी आपके दिल में बसी बेतहाशा मोहब्बत को बयान कर देती है मुझसे? मैंने कभी भी उस खुदा से आपको मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी आप मेरी किस्मत में लिखे हुए थे। बिना मांगे ही मेरे खुदा ने आपको मेरे हिस्से में लिख दिया। मैंने आपसे भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन बिना मांगे मुझे आपकी बेहिसाब बेहद मोहब्बत मिली। पहले भी सब कुछ किस्मत के हाथों हुआ, तो अब भी सब कुछ किस्मत पर छोड़ती हूँ मैं। अगर किस्मत में धोखा हो तो वफा खरीदने से भी नहीं मिलती। अगर आप मेरा नसीब है तो आपको मेरा ही होना होगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुझसे छीन नहीं सकती, लेकिन एक वादा जरूर है खुद से, जिस दिन आपकी नज़रों में मोहब्बत की जगह खुद के लिए नफरत देखी, उसी दिन अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगी। आपकी मोहब्बत ना होती मेरे हिस्से तो फिर भी जी लेती, लेकिन ये नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आप मेरे ना होते तो जी लेती किसी ना किसी तरह, लेकिन मेरे होते हुए किसी और के हो गए तो जीते जी मर जाऊंगी। इन सांसों से रिश्ता सिर्फ उसी पल तक है जब तक इस दिल का रिश्ता आपसे है।
जिस दिन इस रिश्ते में दरार आएगी, उस दिन ये सांसें भी पराई हो जाएंगी। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। हर बार हमारी जिंदगी का फैसला उस किस्मत ने किया है। आज भी सब कुछ उसी पर छोड़कर अपनी आने वाली जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। अब मेरी किस्मत ही मेरी जिंदगी में आपकी मोहब्बत का फैसला लेगी। उसमें खुशी खुशी आपके साथ जीना लिखा है या आपकी मोहब्बत में फना होना। उसने आंखें झपका कर अपने आंसुओं को आखिरी अलविदा दी और अपना चेहरा साफ कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो वॉशरूम से बाहर आई तो देवांश उठ चुका था। उसने अंगड़ाई लेते हुए जानवी को देखा। जानवी काफी थकी हुई लग रही थी। वो उठकर जानवी के पास गया और बोला, सारी रात सोया मैं नहीं और थकी हुई तुम लग रही हो। क्या हुआ, कोई बात है क्या? कुछ शेयर करना चाहती हो क्या मुझसे? बांटना तो चाहती हूँ आपसे कुछ, लेकिन वो कुछ अल्फाज नहीं। मेरी जिंदगी है, अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। अपना हर सुख दुख आपके साथ बांटना चाहती हूँ। इजाजत देंगे ना मुझे कि आपको अपनी जिंदगी में शामिल कर खुद आपकी जिंदगी में शामिल हो सकूं? तुम्हें अपनी जिंदगी मान चुका हूं, अब इससे ज्यादा इजाजत क्या दूं? उसने उसके गले में बांधे डालते हुए कहा। जानवी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और अगले ही पल उसके गले लग गई। आज मन में अजीब कश्मकश थी, लेकिन देवांश के सीने लगते ही वो एहसास हुए जो हमेशा होते थे। टूटकर चाहा है आपको, लेकिन अगर आपकी चाहत मेरे नसीब में ना हुई तो बिल्कुल टूट जाऊंगी मैं। मुझे टूटने से बचा लीजिएगा, उसने उसके सीने लगे मन ही मन कहा। क्या हुआ बच्चे? देवांश ने उसे खुद से अलग करते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस कई दिनों से सुकून नहीं मिला था इस दिल को। आपके सीने लग उसे थोड़ा सुकून बटोर लेने दीजिए। कहते हुए वो एक बार फिर से उसके सीने लग गई। देवांश ने भी उसे पूरी तरह अपने आलिंगन में भर लिया और उसके बालों को हल्के से चूम लिया। थोड़ी देर बाद जानवी उससे अलग हुई और बोली, चलिए तैयार हो जाए, नीचे सब हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। देवांश ने उसे देखा और उसके माथे को हल्के से चूमा और बोला, बहुत दिनों बाद कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताने को मिला है। प्लीज थोड़ी देर और तुम्हें महसूस करने दो। मैं तो हमेशा ही आपके करीब रहना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त हमारा नीचे जाना जरूरी है, इसलिए जल्दी कीजिए। देवांश मुंह बनाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया तो जानवी भी नीचे आ गई। नीचे सब उनका ही इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर ने सारा सामान गाड़ियों में रखवा दिया था। रंजना जी उसके पास आए और बोली, हम सब जा रहे हैं, तुम दोनों आराम से आ जाना। थोड़ा टाइम अकेले बिताओगे तो जो भी मनमुटाव होंगे सब दूर हो जाएंगे। जानवी ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और हामी में सिर हिला दिया। सब लोग चले गए तो जानवी भी वापस से कमरे में आ गई। देवांश अभी वॉशरूम में ही था। उसने टॉवल देना वॉशरूम के अंदर से ही आवाज लगाई। जानवी चौंक गई कि देवांश को कैसे पता चला कि वो कमरे में वापस आ गई। मुस्कुराकर वो टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने हल्का सा दरवाजा खोल टॉवल अंदर की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अगले ही पल वो भी कटी हुई पतंग की तरह बाथरूम के अंदर चली गई। देवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे भी अंदर खींच लिया था। देवांश ने सिर्फ लोअर अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। उसको ऐसे देख जानवी ने शर्म से पलकें झुका ली और बाहर आने को हुई, लेकिन देवांश ने बिना देरी किए उसे जल्दी से पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। जानवी की धड़कनें बढ़ने लगी। देवांश के करीब आते ही उसकी धड़कनें बगावत पर उतर आती थी। आपने जानबूझकर मुझे अंदर बुलाया? उसने अपनी सांसों को काबू करते हुए पूछा। अब जब बीवी वक्त ना दे तो थोड़ी बहुत चालाकी तो करनी पड़ती है, उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं रूम में हूँ? उसने फिर से सवाल किया। इससे पहले जानवी उससे कुछ और पूछती, देवांश ने उसकी खुली गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। जानवी के कांपते लब वहीं सिल गए। उसकी छून अपने जिस्म पर पाकर जानवी थोड़ी देर पहले तान्या की कही सब बातें भी भूल गई। इंसान जब किसी इंसान से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता हो तो अक्सर उसके आगोश में आकर दुनिया जहाँ की परेशानियां भूल जाता है। दिल को दिल का एहसास इस कदर होता है कि फिर कुछ और कुछ याद ही नहीं रहता। देवांश की आगोश में जानवी उस सुकून को महसूस कर रही थी जो उसे हमेशा से मिलते आया था। देवांश उसकी गर्दन के पीछे से छूमे जा रहा था। उसके होंठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर पाकर जानवी सिहर उठी। उसकी मुठ्ठियां अपने कपड़ों पर कस गई। अगले ही पल देवांश ने जानवी को पलटकर अपने सीने से लगा लिया। सांसें के तूफान से उफनती छाती देवांश के सीने से लग गई। देवांश ने उसकी मुठ्ठियां खोली और उसके हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए। जानवी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें आपस में मिली हुई थी। दोनों के दिल में एक दूसरे का अथाह प्रेम उनकी आंखों से बयां हो रहा था। जानवी ने उछक कर अपने पैर देवांश के पैरों पर रख दिए और अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी तो देवांश भी उसे कमर से पकड़कर अपने पैरों पर उठाए शावर की तरफ बढ़ने लगा। प्लीज नहीं,
मैं भीग जाऊंगी, मुश्किल से तैयार हुई हूँ, फिर से रेडी होना पड़ेगा। जाह्नवी ने शावर के नीचे खड़े होने पर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मुझे नहीं लगता मेरे लिए और मेरे नाम का ही श्रृंगार खुद पर बार बार करने से तुम्हें कोई तकलीफ होगी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। जाह्नवी ने उसे कोई जवाब नहीं, लेकिन अगले ही पल खुद आगे बढ़कर शावर ऑन कर दिया। दोनों पानी से भीगने लगे। अगले ही पल उसके होंठ देवांश के होंठों में कैद थे। सांसें आपस में घुलने लगी थी। प्यास बुझने की बजाय और ज्यादा बढ़ने लगी थी। देवांश का एक हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द तो दूसरा उसके सिर के पीछे था। जाह्नवी ने अपनी दोनों बाहें देवांश की गर्दन पर लपेट रखी थी। दोनों एक दूसरे को बेहद शिद्दत से चूमे जा रहे थे, एक दूसरे के किसी शहद के प्याले के तरह पी रहे थे। कब देवांश का हाथ कमर से थोड़ा ऊपर सरक कर पीठ पर फिरने लगा, उसे एहसास ही नहीं हुआ। जाह्नवी की धड़कनें काबू से बाहर होने लगी थी। देवांश के हाथ उसकी खुली पीठ पर चलते चलते अब सीने की तरफ बढ़ गए थे। एक पल को जाह्नवी सिहर कर चिहुक उठी। उसने देवांश के हाथों को अपने हाथों से रोक लिया। अगर रोकना चाहती हो तो इन हाथों पर अपनी पकड़ कस दो, लेकिन अगर मुझे इजाजत है तो अपने आप को मुझे सौंप दो। देवांश ने उसके कानों पर इतनी सरगोशी से कहा कि देवांश के हाथों पर जाह्नवी की पकड़ खुद ब खुद छूट गई। उसकी तरफ से दी ये इजाजत देवांश के चेहरे पर मुस्कान बनकर बिखरी थी। दोनों इस वक्त एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे हुए थे, लेकिन कोई था जो कब से उनका रूम से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जब उससे और इंतजार नहीं हुआ तो वो शख्स उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। आवाजें सुनकर दोनों ने एक दूसरे के कस कर अपनी बाहों में भर लिया और अपनी सांसों को काबू करने लगे। जाह्नवी की नजरें झुकी हुई थी और उसके गाल बेहद गुलाबी हो चुके थे। देवांश ने एक टॉवल लेकर उस पर लपेट दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दरवाजे पर आवाज बढ़ती जा रही थी। आदि तो कह रहा था कि सब लोग रिसोर्ट के लिए निकल चुके हैं, तो फिर दरवाजे पर ये कौन है? देवांश धीरे से बुदबुदाया, पर उसका बुदबुदाना भी जाह्नवी को साफ सुनाई दे चुका था। उसने गुस्से से देवांश की तरफ देखा। अब उसे सब समझ आ चुका था। रंजना जी का उसको यहीं रुकने का बोलना, ये सब देवांश ने आदि से कहकर ही करवाया था। उसकी घूरती नजरें अपने पर पाकर देवांश होले से मुस्कुराया। उसने बाथरोब पहना और जाह्नवी को वहीं रुकने का बोलकर खुद बाहर आया। बाहर आकर उसने पहले जाह्नवी को कपड़े दिए, फिर बाथरोब में ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गया। दरवाजे पर कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा था। देवांश ने जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा, बाहर तान्या खड़ी थी जो दरवाजा पीटते हुए खुद को संभाल ना पाए और देवांश के ऊपर गिरने लगी, पर देवांश खुद साइड हो गया। तान्या जो देवांश के ऊपर गिरने वाली थी अब औंधे मुंह फर्श पर गिर गई। उसे गिरते देख जाह्नवी की हंसी छूट गई, जो अभी अभी कपड़े पहनकर बाहर आई थी। खुले गीले बालों और व्हाइट कलर के लॉन्ग फ्रॉक में वो खिलखिलाती हंसती हुई बेहद प्यारी लग रही थी। उसकी हंसी सुनकर तान्या की मुठ्ठियां कस गई और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जैसे ही खड़ी होने लगी, फर्श पर पानी बिखरा होने के कारण एक बार दोबारा धड़ाम से नीचे गिर गई और उसकी आह निकल गई। जाह्नवी, जिसने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी, एक बार फिर से खिलखिला कर हंस पड़ी। अब तान्या से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठी और जाह्नवी की तरफ बढ़ने को हुई, लेकिन जल्द ही उसने अपने कदमों को रोका, क्योंकि ये वक्त गुस्से में सब चीजें खराब करने का नहीं था। फिलहाल इस वक्त उसको शांत रहने की जरूरत थी। हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि 2 दिन बाद जो हाल तुम्हारा मैं करूँगी, उसके बाद तो तुम सिर्फ खून के आंसू रोओगी। मैं तुमसे सिर्फ देवांश को नहीं बल्कि तुम्हारी सारी खुशियों को भी छीन लूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच की जब तान्या सिसोदिया अपना बदला लेती है तो कैसे लेती है। उसने मन ही मन कहा और एक ईविल स्माइल उसे पास कर देवांश की तरफ वापस आ गई। मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, इसलिए मुझे इस तरह दरवाजा खुलवाना पड़ा। तुम तो जानते ही हो मुझे कितनी जल्दी तुम्हारी फिक्र होने लगती है। उसने देवांश को देखते हुए कहा। लेकिन तुम अभी तक रिसोर्ट के लिए क्यों नहीं निकली? आदि ने तो कहा था कि तुम सब निकल चुके हैं। उसने तान्या से सवाल किया। एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी से जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए मैंने उसे वापस भिजवा दिया। सब लोग पहले ही यहाँ से जा चुके थे, इसलिए मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं कैब बुलवाने ही वाली थी कि मुझे गार्ड ने बताया तुम यहीं हो, तो मैं तुम्हारे रूम में चेक करने आ गई। हाँ, मैं और जाह्नवी भी बस थोड़ी देर में निकलने ही वाले थे। तुम नीचे ही इंतजार करो, हम थोड़ी देर में ही आते हैं, कहकर उसने तान्या को वापस भेजना चाहा। तान्या का वहां से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई बहाना भी नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन वहां से जाना ही पड़ा। जाते जाते उसकी नज़र जाह्नवी पर गई, जो देवांश के पीछे खड़ी उसे मुस्कुराते हुए ही देख रही थी।
उसके इस तरह मुस्कुराने से तान्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन देवांश के सामने वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप उनके कमरे से बाहर आ गई। आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरे हंसने से? कहीं ये प्रॉब्लम इसलिए तो नहीं कि मैं आपकी खास दोस्त पर हंस रही थी? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम्हारी इस हंसी पर मेरी दोस्ती तो क्या, मेरी जिंदगी कुर्बान है, बस तुम्हारी इस मुस्कुराहट में ही सांसें बसी है मेरी। उसने भी उसे बेहद प्यार से कहा और उसका माथा चूमकर उसकी कलाई पकड़कर उसे ड्रेसिंग के सामने ले गया। दोनों आईने के सामने खड़े थे। देवांश बाथरॉब में था और जानवी फ्लोरल फुटलेंथ फ्रॉक में। दोनों की नजरें आईने से एक दूसरे को देख रही थी। तुम यही बैठो, मैं बस अभी आया, उसने जानवी को चेयर पर बिठाते हुए कहा। जानवी ने मुस्कुरा कर उसे देखा। कुछ ही पलों में देवांश चेंज करके वापस ड्रेसिंग के पास आ गया था। जानवी उसी का इंतजार करते हुए अपने बाल बना रही थी। देवांश ने उसके हाथों से कंघी ले ली और उसे ना का इशारा किया और खुद उसके बाल बनाने लगा। आज कई दिनों बाद दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह समय बिता रहे थे। देवांश का साथ पाकर जानवी के दिल को सुकून मिल गया था। देवांश ने खुद उसको पूरी तरह से तैयार किया था। उसको चूड़ियां पहनाई, झुमके पहनाए। जानवी ने सिंदूर नहीं लगा रखा था। देवांश ने उससे सिंदूर मांगा तो जानवी ने सामने से सिंदूर की डिब्बी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। देवांश ने अपनी चुटकी में सिंदूर लिया और जानवी की मांग भरते हुए बोला, बेशक से हमारी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन तुम उसी पल से मेरी बीवी हो, मेरी अर्धांगिनी हो। वो शादी मेरे लिए उतनी ही सच्ची है जितनी तुमसे मोहब्बत। हमारी दोबारा शादी सिर्फ उन रस्मों को निभाने के लिए है जो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम नहीं निभा पाई। नहीं तो मेरे लिए तुम हमेशा से ही मेरी पत्नी थी और रहोगी। कहते ही उसने उसका माथा चूम लिया। जानवी मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। देवांश कबर्ड की तरफ गया और उसमें से एक छोटी सी डिब्बी लेकर वापस जानवी के पास वापस आया। उसने वो बॉक्स खोला। उसमें एक बहुत ही प्यार गोल्ड चेन और एक लॉकेट था जो एन और डी अल्फाबेट को मिलाकर कुछ इस तरह बनाया हुआ था कि देखने वाले को वो एक डिजाइन ही लगे। वो लॉकेट अपने आप में बेहद यूनिक था। जानवी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने खुद ही घूमकर पीछे से अपने बाल साइड कर अपनी गर्दन देवांश के आगे कर दी। देवांश ने झुककर उसे वो चैन पहनाए और उसकी गर्दन को पीछे से बेहद शिद्दत से चूम लिया। हल्की सी की आवाज के साथ जानवी की आंखें झपक गई। इसे खुद से कभी भी अलग मत करना, इसे हमेशा संभाल कर रखना। मेरी अमानत है ये तुम्हारे पास, जो कभी तुमसे अलग नहीं होनी चाहिए। देवांश ने उसे आईने में देखते हुए कहा, आपकी दी हुई हर चीज मेरे लिए अजीज है। आज तक आपकी एक भी चीज खुद से अलग नहीं होने दी, तो ये भी यूं ही हमेशा मेरे पास रहेगी। उसका जवाब सुनकर देवांश ने पहला उसका माथा चूमा और फिर उसके गाल और फिर अपना हाथ उसके आगे बढ़ाकर बोला, चले रानी साहिबा एक नई शुरुआत करने। जानवी ने मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया और दोनों चल पड़े एक सुहाने सफर पर। रास्ते में बिछी मुश्किलों से अनजान, जानवी और देवांश एक दूसरे का हाथ थामकर नीचे आ गए। वो हॉल में आए तो तान्या वहीं पर बैठी थी। उन दोनों का एक दूसरे के हाथों में हाथ उसे किसी थप्पड़ की तरह चोट दे रहा था। उसकी जलती नजरें उन दोनों के हाथ पर ही थी। जैसे ही जानवी ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसकी नजरें अपने हाथों पर पाकर उसने अपनी उंगलियां देवांश के हाथों पर और ज्यादा कर दी, जैसे उसे ये जताने की कोशिश कर रही हो कि सिर्फ ये हाथ ही नहीं बल्कि देवांश भी सिर्फ और सिर्फ उसका ही है। चले, देवांश ने तान्या की तरफ देखते हुए पूछा। तान्या ने मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिलाकर हामी भर दी और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वो जल्दी से जाकर बाहर गेट पर खड़ी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई, ये सोचकर कि देवांश गाड़ी ड्राइव करेगा। वो उसके साथ बैठकर जानवी को जलन महसूस करवाना चाहती थी। उसके फ्रंट सीट पर बैठते ही ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और एक ड्राइवर आकर उस सीट पर बैठ गया। उसकी सोच से अच्छी तरह वाकिफ जानवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान काबिज हो गई। जानवी और देवांश दोनों अलग अलग साइड से जाकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गए। बैठते ही देवांश ने दोबारा से जानवी का हाथ थाम लिया। तान्या, जो पहले से ही गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी, उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में फिर से देखकर पूरी तरह से राख हो गई। गाड़ी स्टार्ट हुई तो थोड़ी ही देर में वो दोनों रिसोर्ट में पहुंच चुके थे। रिजॉर्ट में सबने उनके स्वागत के लिए बहुत तैयारियां कर रखी थी। पूरे परिवार वाले उनके आने की खबर सुनकर रिजॉर्ट के गेट पर ही खड़े थे। उनकी गाड़ी बाहर रुकी तो देवांश और जानवी दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे पर ही रंजना जी आरती की थाल लेकर खड़ी थी। उन्होंने उन दोनों की आरती उतारी और उन्हें अपने आने वाले सफर और जिंदगी के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं दी। आरती के बाद उन्होंने उन दोनों पर से नजरें उतारी और उन दोनों को काला टीका लगाते हुए बोली, भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए।
उनकी बात सुनकर साथ खड़ी तान्या के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई और वो मन ही मन बोली, आपको इनकी जितनी नज़र उतारनी है उतार लीजिए, क्योंकि इन पर सिर्फ बुरी नज़र ही नहीं बल्कि कई बुरे साए भी मंडरा रहे हैं। आप इन्हें जितने मर्जी काले टीके लगा लीजिए, लेकिन अब इनकी जिंदगी तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इन दोनों की जिंदगी तो स्वाहा। कहते हुए उसने अपने होठों को एक तरफ उचकाते हुए हंसी हंसी और उन दोनों के पीछे पीछे रिसोर्ट के अंदर चली गई। आज दोनों कपल्स की मेहंदी की रस्म थी, इसलिए रिसोर्ट की डेकोरेशन मेहंदी की थीम के हिसाब से ही की गई थी। हर तरफ ग्रीन और वाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे और बाकी भी रंग बिरंगी डेकोरेशन की चीजों से साज सजावट की गई थी। अंदर आने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सभी करीबी रिश्तेदार भी आ चुके थे और नैना की तरफ से भी उनकी फैमिली और उनके रिश्तेदार वहां पर पहुंच चुके थे। सबको एक साथ जानवी बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखें हल्की नम थी जो देवांश से छिपी नहीं थी। रंजना जी ने उन्हें कड़े आदेश दिए कि शादी होने तक अब देवांश और जानवी को अलग अलग कमरे में ही रहना पड़ेगा, इसलिए दोनों को ही अलग अलग कमरे दिए गए और ये हुक्म उन्हें रिसोर्ट पहुंचने के बाद ही सुनाया गया था ताकि वो लोग पलटी ना मार सके। कुछ देर बाद ही सब लोग लंच के लिए इकट्ठा होने वाले थे। जानवी जैसे ही अपने रूम में पहुंची, उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके मुड़ी, उसके सामने देवांश खड़ा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देवांश को देखा और पूछने लगी, आप यहाँ कैसे और आप आए ही कब? बस जहाँ तुम वहाँ मैं, उसने एक दिलकश मुस्कान के साथ कहा। उसे मुस्काते देख जानवी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन आपको मना किया गया है ना कि जब तक शादी नहीं हो जाती हम लोग एक कमरे में नहीं रह सकते, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए? उसने धीमी आवाज में उससे पूछा। एक साथ रह नहीं सकते, लेकिन ये तो मना नहीं है ना कि मैं बिल्कुल ही तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता, उसने अपनी तरफ से सफाई देते हुए जवाब दिया। पर अगर आपको यहाँ पर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? प्लीज आप अभी के अभी अपने कमरे में जाइए, अगर कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा, जानवी ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। वो दरवाजा खोलने के लिए जा रही थी। देवांश ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, चला जाऊंगा, पहले जो तुमसे कहने आया हूँ वो तो कह दूँ। अच्छा, ऐसा क्या कहना है आपको जिसके लिए चोरी छिपे आपको यहाँ तक आना पड़ा? मुझे तुमसे कहना है कि मेरी साहिबा की आंखों से निकले मोती बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए इन्हें यूं मत बहाया करो। जो हमारे पास नहीं है, अगर हम उन्हें हंसते हुए याद करें तो वो भी हमें खुश देखकर खुशी होते हैं, और अगर ये आंसू उनके लिए थे जिनके लिए हम कोई मायने ही नहीं रखते, तो ये आंसू दोबारा तुम्हारी आंखों में नहीं आने चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानवी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई। वो कसकर देवांश के सीने लग गई और बोली, आज मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। सबके मम्मी पापा होते तो मेरी किस्मत में वो क्यों नहीं है? मेरी जिंदगी में ये खुशी क्यों नहीं? मेरी किस्मत में उनका प्यार क्यों नहीं? वो अब रोने लगी थी। देवांश ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था और फिर उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मेरी मोहब्बत में कोई कमी है क्या? क्या तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? जानवी ने हैरानीजनक नजरों से उसे देखा। जानता हूँ एक इंसान की जिंदगी में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। एक भरा पूरा परिवार एक इंसान को बहुत ताकतवर बनाता है, लेकिन क्या हम दोनों एक दूसरे की ताकत नहीं बन सकते? एक दूसरे के लिए पूरा परिवार नहीं बन सकते? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारी जिंदगी में किसी भी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हर तुम्हें पिछले दिन से भी ज्यादा मोहब्बत दूंगा। आपके आने की वजह से ही तो मैंने जीना सीखा है। मुझे मेरी जिंदगी प्यारी लगने लगी है। भले ही मेरे पास रिश्तों के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन आपसे जुड़ा ये एक रिश्ता ही मेरे लिए दुनिया के सभी रिश्तों से बढ़कर है। आप ही तो मेरी दुनिया है। कहते हुए जानवी फिर से उसके सीने लग गई। देवांश ने उसका चेहरा थोड़ा आगे किया और उसका माथा हल्के से चूम लिया। दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों के समाकर एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करने लगे। तभी बाहर से रंजना जी की आवाज आई। वो बाहर दरवाजा खटखटा रही थी। जानवी ने छोटा सा मुंह बनाकर देवांश की तरफ देखा। अगर आपको रंजना माँ ने यहाँ देख लिया तो वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में? जानवी ने उसे घूरते हुए कहा। उन्होंने पहले ही कहा है कि हमें शादी होने तक अलग अलग कमरे में ही रहना है। आप भी ना बिल्कुल बेशर्म हो गए हो। जानवी देवांश की तरफ देखते हुए धीरे धीरे बोली, कूल डाउन मेरी लेडी भीम, पहले तुम अपने आप को शांत करो और फिर जाकर दरवाजा खोलो। लेकिन ऐसे कैसे? मैंने कहा ना, तुम जाकर दरवाजा खोलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, उसने जानवी की बात को काटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जानवी चुपचाप दरवाजा खोलने चली गई। जानवी ने जैसे ही दरवाजा खोला, रंजना जी जल्दी से अंदर आ गई।
उन्होंने उसे कुछ ज्वेलरी और कपड़े दिए और बोली, आज शाम को मेहंदी की रस्म में तुम्हें यही पहनना है और कुछ इस तरह से तैयार होना कि देवांश बस तुम्हें देखता ही रह जाए। जानवी हैरानी से उन्हें देखे जा रही थी कि वो अब तक कुछ बोली क्यों नहीं, लेकिन जब उसने अपने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे भी देवांश कहीं दिखाई नहीं दिया। देवांश को वहां न देखकर उसने राहत की सांस ली। उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरकर रंजना जी वहां से वापस चली गई। जानवी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर आकर देवांश को आवाज लगाई, लेकिन देवांश वहां पर था ही नहीं। उसने बाथरूम में भी चेक किया लेकिन देवांश वहां पर भी नहीं था। वो मुस्कुराते हुए उन कपड़ों को देखने लगी। फिलहाल के लिए जा रहा हूँ, लेकिन दुनिया की कोई भी रस्म या रिवाज मुझे मेरी बीवी से दूर नहीं रख। उसके फोन पर बीप की आवाज के साथ देवांश का मैसेज फ्लैश हुआ, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद ही लंच करके सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए थे। लंच के बाद वंदना जानवी को दवाई देने के लिए आई। जानवी ने चुपचाप उससे दवाई ली और खाकर रेस्ट करने के लिए लेट गई। दवाई लेते ही जानवी का शरीर कांपने लगा था। वो जल्द ही गहरी नींद में सो चुकी थी। बस कुछ दिन और उसके बाद तुम दोनों से मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तैयार रहो, जल्दी ही ये दवाइयाँ अपना असर दिखाएंगी। उसने मन ही मन कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। मुझे किसी न किसी तरह उस रिसोर्ट के अंदर जाना है। तुम जल्दी से जल्दी मेरे वहां जाने के सारे इंतजाम करवाओ। एक आदमी जिसकी आंखें बेहद नशीली थी और वो हल्का हल्का कांप रहा था, अपनी गर्दन दाएं बाएं झटकाते हुए किसी को फोन पर बोल रहा था। पर तुम वहां बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि देवांश ने उस रिजॉर्ट पर बहुत ही ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। न वहां इंसान तो क्या उसकी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सामने से किसी ने उससे फोन पर कहा, देवांश के गुणगान सुनने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया है मैंने। अगर तुमने जल्दी ही मेरा काम नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे का टाइम है। अगर 5 घंटे के अंदर अंदर तुमने मेरे रिसोर्ट के अंदर जाने के लिए इंतजाम नहीं किए तो तुम्हारे लिए कफन का इंतजाम मैं खुद करूंगा। कहकर उसने फोन काट दिया। उसके हाथ में एक भरा हुआ शराब का गिलास था। उसने वो गिलास इतनी जोर से दबाया कि गिलास तड़ाक की आवाज के साथ टूट गया और सारा कांच उसके हाथ में चुभ गया। वो इंसान इस वक्त बेहद गुस्से में था। बहुत नफरत करता हूँ मैं तुमसे देवांश मल्होत्रा, बहुत, और जितनी ही तुमसे नफरत करता हूँ उतना ही ज्यादा जानवी से प्यार भी करता हूँ और उसे किसी भी कीमत पर मैं पाकर रहूंगा। मैं तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। जानवी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी और तुम्हें तो मैं जीते जी इतना तड़पाऊंगा कि तुम मरने की दुआ करोगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा मैं। वो इंसान अपना खून से सना हुआ हाथ दीवार पर मारने लगा था और पागलों की तरह चिल्लाने लगा था। यूं ही कांपते कांपते वो इंसान एक ड्रॉअर की तरफ बढ़ा और उसमें से एक छोटी सी पुड़िया निकालकर उसे सूंघने लगा। इंसान इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें इस वक्त इतनी भयंकर थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसे देखे तो उसकी रूह तक कांप जाए। वंदना जानवी के कमरे में आई और उसे कुछ दवाइयां देते हुए बोली, आपकी आज की ये दवाइयां रह रही है, शाम को वक्त नहीं मिलेगा इसलिए आप ये अभी ही ले लीजिए। जानवी ने चुपचाप वो दवाइयां ले ली। थोड़ी देर वंदना उसके आसपास ही रही। जब उसे लगा कि जानवी पर दवाइयों का असर होने लगा है, वो उसके पास आए और आकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? तो जानवी ने चुपचाप उसे देखा और बोली, मेरा नाम जानवी देवांश मल्होत्रा है। वंदना ने उसे जोर की थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हारा नाम जानवी देवांश मल्होत्रा नहीं बल्कि जानवी वीर सूर्यवंशी है। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने थोड़ी देर बाद उससे फिर से सवाल किया। मेरा नाम जानवी वीर सूर्यवंशी है, उसने थोड़ा सिर झटकाते हुए कहा। पूरा रिसोर्ट झिलमिल लाइटों से जगमगा रहा था। हर जगह रोशनी ही रोशनी बिखरी हुई थी। कहीं पर रंग बिरंगे मटके तो कहीं पर रंग बिरंगी छोटी छोटी छतरियां तो कहीं पर पतंगे और रंग बिरंगे झूमर सजाए हुए थे। पूरा रिसोर्ट ही रंगों से भरा हुआ था। मेहंदी की थीम को देखते हुए ग्रीन कलर सबसे ज्यादा यूज किया गया था। लगभग सभी लोग तैयार हो चुके थे लेकिन जानवी और नैना अभी तैयार हो रही थी। आदि और देवांश दोनों ही गार्डन एरिया में पहुंच चुके थे। दोनों ही बेसब्री से अपनी अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे। रंजना जी मेहंदी से भरा हुआ बाउल लेकर आए और बोली, दुल्हनों को मेहंदी इसी में मेहंदी के बाउल में से लगेगी। ये कोई आम मेहंदी नहीं बल्कि माता रानी के चरणों से स्पर्श हुई मेहंदी है। इसका रंग दुल्हनों के हाथों में और भी गहरा आएगा। तान्या ग्रीन कलर का वन पीस पहने वहीं पर खड़ी थी। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए लेकिन देवांश के नाम की मेहंदी का रंग जानवी के हाथों पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। अगर देवांश के नाम की मेहंदी किसी को लगेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगेगी। उसने मन ही मन कहा और एक एविल स्माइल देते हुए उस मेहंदी की तरफ देखने लगी।
डार्क ग्रीन कलर के लहंगा चोली में तैयार हुई नैना भी अपनी माँ और अन्य रिश्तेदारों के साथ गार्डन में आई। उसने बालों को कली किया हुआ था और साथ ही फ्लोरल ज्वेलरी पहन रखी थी। डार्क ग्रीन कलर के लहंगे में वो बेहद प्यारी लग रही थी। रंजना जी ने उसे देखते हुए उसकी नज़र उतारी और उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। उन्होंने उसे लाकर मेहंदी की रस्म के लिए सजाए गए स्टेज पर लाकर बिठा दिया। वो स्टेज गार्डन के एक साइड नीचे ही बनाई हुई थी, जिसके पीछे मेहंदी कलर के पर्दे और शीशों की कारीगरी की गई थी। वो सारी स्टेज पीले फूलों से सजाई हुई थी। नैना आकर स्टेज पर बैठ गई, लेकिन कोई था जो उसे देखने के बाद ना तो चैन से खड़ा हो सका और ना ही बैठ सका, जिसका दिल बस धक धक किए जा रहा था, और वो था आदि, जो बस उसे देखता ही रह गया। उसे देखने के बाद तो वो अपनी पलक तक झपकाना भूल गया था। उसकी हालत देखकर देवांश मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर आदि ने उसे छेड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, हंस ले जितना जितना हंसना है। जब तेरी वाली आएगी तो तेरा हाल मुझसे भी बुरा होगा, क्योंकि तू तो मुझसे भी बड़ा आशिक है और तेरी आशिकी भी बहुत ऊंचे लेवल की है। उससे पहले कि देवांश उसे कोई जवाब देता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे एहसास हो रहा था अपनी रानी साहिबा के आसपास होने का। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा घुमाते हुए एक तरफ रोककर अपनी आंखें खोल दी। सामने जानवी सिल्वर और ग्रीन कलर के लहंगे में अपना लहंगा संभालते हुए चली आ रही थी। स्ट्रेट बाल और हल्की ज्वेलरी और माथे पर ग्रीन कलर की बिंदी और पिंक शेड की लिपस्टिक लगाए वो बेहद ही प्यारी लग रही थी। देवांश का बस चलता तो वो शायद सबके सामने ही जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर सबसे छुपा लेता, लेकिन फिलहाल वहां पर सबके सामने वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन देवांश तो देवांश ही था, और देवांश मल्होत्रा की बात तो सबसे अलग ही होती है। वो चुपचाप जानवी की तरफ बढ़ गया। रंजना जी के हाथ में काला टीका था, जो अभी अभी उन्होंने नैना को लगाया था, और अब वो जानवी को लगाने जा रही थी। देवांश आगे बढ़ा और एक उंगली पर वो काला टीका लगाकर और आगे बढ़कर जानवी के कान के पीछे लगा दिया। अचानक उसके यूं सामने आने पर जानवी उसे देखती ही रह गई। ग्रीन और कलर के कॉम्बिनेशन आउटफिट में वो भी कमाल लग रहा था, और सबसे कमाल थी उसकी वो दिलकश मुस्कान, जो जानवी को देखकर उसके होठों पर बिखरी हुई थी। उसने वो काला टीका जानवी के कान के पीछे लगाया तो सब लोग जोर जोर से हूटिंग करने लगे। आदि भी हूटिंग करते हुए उसके पास ही आ गया था और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तेरी आशिकी बिल्कुल ऊपर वाले लेवल की है। देखा, अब नहीं रोक पाया ना खुद को। जैसे ही आदि ने ये कहा, जानवी और देवांश दोनों ही झेप गए। रिजॉर्ट के बाहर एक काले शीशों वाली गाड़ी में एक आदमी बैठा था, जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसी रिजॉर्ट में से थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर निकला और आकर उस गाड़ी में बैठ गया। सर, आपके अंदर जाने के इंतजाम तो मैंने कर दिए हैं, लेकिन वहां पर आपको एक कमरे में रुकना पड़ेगा। आप उस कमरे से तभी बाहर निकलिएगा जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। अगर किसी ने आपको बाहर देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। मेरी नौकरी तो खतरे में पड़ेगी ही, लेकिन अगर देवांश मल्होत्रा को मेरे बारे में पता भी चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर उस आदमी की आंखों में एक गहरी लाली उतर गई। आ रहा हूँ मेरी जान, बहुत जल्दी तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं, उसने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। गाड़ी में बैठा दूसरा शख्स उसकी हंसी सुनकर कांपने लगा। उसका माथा पसीने से भर गया। जानवी और नैना दोनों को स्टेज पर बिठा दिया गया था। रंजना जी ने सबसे पहले खुद उन दोनों को थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाकर शगुन किया और उसके बाद ही मेहंदी लगाने वाली उन दोनों को मेहंदी लगाने लगी। सामने बैठे देवांश और आदि दोनों की नजरें ही उन पर टिकी हुई थी। जानवी और नैना भी बीच बीच में नजरें उठाकर उन्हें ही देख रही थी। तेरी मेहंदी का रंग तो मुझसे भी ज्यादा गहरा चढ़ेगा, क्योंकि देवांश जीजू तेरे से कितना प्यार करते हैं वो किसी से भी छिपा नहीं है, नैना जानवी को चिढ़ाते हुए बोली। वो तो है, प्यार के मामले में तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं हो सकता, जानवी ने अपने हाथों पर लगी हुई मेहंदी को देखकर कहा। लेकिन आदि भैया भी तुमसे कम प्यार नहीं करते हैं, इसलिए देख लेना, तेरी मेहंदी भी बहुत ज्यादा गहरी रचेगी, उसने मुस्कुराते हुए नैना को जवाब दिया। जिस हिसाब से ये दोनों अपने हाथ देखकर बात कर रही हैं, मुझे तो लगता है यह इसी बारे में सोचकर रही होंगी कि इन दोनों में से किसकी मेहंदी का रंग ज्यादा रचेगा, आदि ने देवांश की तरफ देखते हुए कहा। सोचना क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि जानवी के हाथों की मेहंदी का रंग ही ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि देवांश मल्होत्रा की तरह देवांश मल्होत्रा की मोहब्बत भी अव्वल दर्जे की है, इसलिए मेरी छोड़ तू अपनी सोच। अगर नैना की मेहंदी का रंग नहीं आया तो तेरा क्या हाल होगा, वो तो खुद भगवान भी नहीं जानते, देवांश ने भी उसके मजे लेते हुए कहा। ये बात तो सही है, क्योंकि तेरी वाली जितनी साइलेंट है मेरी वाली उतनी ही ज्यादा वायलेंट है, अगर उसकी मेहंदी गहरी नहीं रची तो मुझे बैंगन की तरह भून कर रख देगी।
तान्या नैना और जानवी के पास ही खड़ी थी। उन दोनों की बात सुनकर उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। जितना हवा में उड़ना है उड़ लो, लेकिन जब अचानक से जमीन पर गिरोगी तब ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाओगी, क्योंकि इस मेहंदी का रंग तो रचने से रहा। अपने सूने हाथ देखकर पता चलेगा कि तुम कितनी बदकिस्मत हो, तब जाकर तुम्हें अक्ल आएगी कि तुम्हारी किस्मत में प्यार नहीं सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। अपने इन्हीं हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर खून के आंसू रोओगी तुम। उसने मन ही मन कहा और वहां से चली गई। थोड़ी दूर जाते ही एक लड़की उसके पास आए और बोली, मैंने आपका काम कर दिया है, आप भी मुझे मेरे बाकी के पैसे दे दीजिए। उसके बाद ना तो मैं आपको जानती और ना ही आप मुझे। तान्या ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। वेरी गुड, तुम तो उम्मीद से भी ज्यादा अक्लमंद निकली। कहते हुए तान्या ने उसे अपने पर्स में से एक नोटों की गड्डी निकाल कर दी। वो लड़की अपने पैसे लेकर वहां से चली गई। अब इंतजार करो अपने हाथों पर गहरी गहरी मेहंदी रचने का, उसने हंसते हुए कहा और वहां से रिसोर्ट के अंदर अपने रूम में चली गई। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें कर रहे हो, जाओ जाकर अपनी अपनी वाली की सेवा करो। कब से भूखी प्यासी बैठी है वो दोनों। रंजना जी ने आकर देवांश और आदि को कहा, जाओ जाकर उनके पास बैठो, मैं तुम सब के लिए अभी चाय नाश्ता भेजती हूँ। कहते हुए वो स्टॉल की तरफ बढ़ गई। आदि और देवांश ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी अपनी वाली की तरफ बढ़ गए। दीदी, आपके होने वाले पति का नाम बताइए, आपके हाथों में बस उनका नाम लिखना ही रह गया है। मेहंदी वाली ने जानवी की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर जानवी को एकदम से चक्कर आने लगे। जानवी, देवांश, देवांश नहीं वीर, वीर, वो धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। उसको अपना सिर भारी महसूस होने लगा था। इससे पहले कि वो अपना हाथ अपने सिर तक लेकर जाती, देवांश ने आकर उसका हाथ थाम लिया। देवांश, देवांश नाम लिख दीजिए आप। देवांश ने उस मेहंदी वाली को जवाब दिया और जानवी को कमर से थोड़ा संभाल कर बैठ गया। देवांश ने सामने रखा पानी का गिलास उठाया और जानवी को अपने हाथों से पिला दिया। जानवी को अब अपना सिर थोड़ा हल्का महसूस होने लगा था। उसने देवांश को देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों एकदम से चक्कर आने लग गए थे। शादी विवाह के वक्त ऐसा नॉर्मली होता रहता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम्हें संभालने के लिए, तो बस तुम शादी को अच्छी तरह एंजॉय करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसने उसका फिर यूं ही थपथपाते हुए कहा। पीछे खड़ी वंदना का चेहरा उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। उसने उन दोनों को देखते हुए अपनी मुठियां भींच ली। अगर बॉस को पता लगा कि जानवी के हाथों पर देवांश के नाम की मेहंदी लगी है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वो धीरे से बड़बड़ाए। पीछे से किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम डरकर सहम गई। अपनी पोल पट्टी खुल जाने के डर से वो पलट भी ना सकी, लेकिन अगले ही पल तान्या घूमते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, डोंट वरी, इसकी टेंशन तुम मत लो, क्योंकि देवांश का नाम तो उसके हाथों में तब रचेगा जब मेहंदी रचने वाली होगी। तुम बेशक अपना काम अधूरा छोड़ दो, लेकिन तान्या अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती, इसीलिए अपने बॉस की टेंशन छोड़कर तुम तो बस यहाँ के लग्जरी खाने का आनंद लो, क्योंकि 3 दिनों बाद शायद ही तुम्हारे नसीब में ऐसा ऐशो आराम हो। उसके चेहरे को हल्का सा थपथपा कर तान्या वहां से चली गई, लेकिन वंदना का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया था। बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों पर, अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना, लेकिन तेरी ये सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी जब तुझे पता लगेगा कि जिस खेल को तू खुद को खिलाड़ी समझकर खेल रही है, असल में तो तू उस खेल का सिर्फ एक मोहरा है। तब तुझे पता चलेगी तेरी असली औकात। उसने मन ही मन कहा और वहां से चली गई। रंजना जी ने चेंज कर चाय नाश्ता भिजवा दिया था। देवांश और आदि दोनों ही जानवी और तान्या को फ्राइज खिला रहे थे। बस कीजिए ना, फ्राइज खा खा कर मोटी हो जाऊंगी मैं, फिर आप ही मुझे कहेंगे कि कितनी मोटी हो गई हो शादी के बाद। नैना ने आदि को घूरते हुए कहा, ये बात भी सही है, तुम पहले ही इतनी भारी हो कि तुम्हें उठाते ही मेरी कमर में दर्द शुरू होने लग जाता है, इसलिए ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकता। आदि ने जल्दी से फ्राइज की प्लेट नीचे रखते हुए कहा। नैना उसे और ज्यादा गुस्से से घूरने लगी। अच्छा, लेकिन एक पीस तो और खिला ही सकते हो ना, नैना ने आदि से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तो उसने एक फ्राइज उसके मुंह में डाल दी, लेकिन अगले ही पल आदि की जोर से चीख निकल गई। नैना ने उसकी उंगली को बुरी तरह काट लिया था। वो दर्द की वजह से जल्दी से अपनी उंगली को झटकाने लगा, लेकिन नैना के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। सबका ध्यान अपनी तरफ पाकर आदि बस चिढ़कर रह गया। तुम चाहो तो जितना मर्जी खा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा वेट चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए, तुम्हें उठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। देवांश ने जानवी को देखते हुए बड़े प्यार से कहा। हाँ, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे अपनी गोद में उठाने का।
जानवी ने उसे धीरे से जवाब दिया। बीवी को प्यार करने का मौका तो हर पति को चाहिए होता है। उसने उसके गाल को अपनी उंगली से हल्के से छू लिया। जानवी भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, लेकिन उन दोनों को देखकर दूर खड़ा एक शख्स बुरी तरह से गुस्से में पागल हुए जा रहा था। उसके जबड़े भिंचने लगे थे और हाथ की मुट्ठियां इतनी ज्यादा कस गई थी कि उसमें से नसें भी उभरने लगी थी। उसने अपने मुट्ठी जोर से दीवार पर दे मारी और बोला, तुम दोनों को यूं साथ देखकर मेरा खून जल रहा है, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी देवांश मल्होत्रा। वो इस वक्त गुस्से से बुरी तरह कांप रहा था। उसका हाथ पहले ही जख्मी था और अब दीवार पर मारने की वजह से उसके हाथ से और भी ज्यादा खून बहने लगा था। जानवी और नैना दोनों को मेहंदी लग चुकी थी और अब देवांश और आदि उन्हें खाना खिला रहे थे। नैना तो आदि से अपनी खूब सेवा करवा रही थी, जबकि जानवी और देवांश दोनों ही खाना कम खा रहे थे और एक दूसरे को प्यार से निहार ज्यादा रहे थे। सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। कुछ खाने में बिजी थे तो कुछ डांस और कुछ अपनी वीडियोस और सेल्फी लेने में। हर कोई अपने में ही मस्त था। यूं ही नाचते गाते मेहंदी का फंक्शन पूरा हो चुका था। नैना और जानवी की मेहंदी सूख तो चुकी थी, लेकिन अभी उन्हें अपने हाथ नहीं धोने थे। रंजना जी की सख्त हिदायत थी कि वो अपने हाथ कल सुबह ही धोकर देखेंगी, इसलिए दोनों यूं ही अपने अपने कमरे में चली गई। नैना तो जाते ही फोन पर आदि से बातें करने में लग गई थी, तो वही जानवी इतनी ज्यादा देर बैठे रहने के कारण काफी थक गई थी। वो जाते ही बेड पर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। वो अपने कपड़े तक बदलना भूल गई थी। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। तभी जानवी के कमरे में किसी के कदमों की आहट हुई। उसकी कमरे की सभी लाइटें बंद थी। तभी बेड की साइड में लगा लैंप जगा और जानवी का चांद सा मुखड़ा देवांश को देखने को मिला। सिर्फ 1 घंटे पहले ही उसने जानवी को देखा था, लेकिन 1 घंटे में ही उसका ये हाल हो गया था कि उसे चोरी छिपे जानवी का दीदार करने आना पड़ा। कई बार मोहब्बत में इंसान यूं ही बावला हो जाता है। वो जानवी के करीब आया। जानवी यूं ही अपने बेड पर अस्त व्यस्त लेटी हुई थी। मेहंदी के फंक्शन के लिए पहना हैवी लहंगा भी उसने अभी तक नहीं उतारा था। उसे यूं देख देवांश ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, अगर कुछ वक्त भी मैं तुम्हारे पास ना हूं तो तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो। मुझे कुछ हो गया तो ना जाने क्या होगा तुम्हारा। उसने सबसे पहले जानवी के कपड़े चेंज किए और फिर उसे सही से बेड पर लिटा दिया। उसने उसके सिर पर हाथ फिराया और फिर उसके माथे को चूम कर बोला, बस 2 दिन और फिर उसके बाद मुझे यूं चोरों की तरह तुम्हारे कमरे में आने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 2 दिन और फिर उसके बाद हम पूरी तरह से एक हो जाएंगे। हमारी मोहब्बत पूरी तरह से मुकम्मल होगी। हमारा ये अधूरापन भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसने धीरे से बारी बारी उसके दोनों गाल चूम लिए और वहां से जाने लगा। अभी उसने एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि वो पीछे मुड़ा। उसकी नजरें जानवी के हाथों पर थी। वो उसके करीब आया और उसके हाथों को देखने लगा। कपड़े बदलने की वजह से उसके हाथों पर कई जगह से मेहंदी छिल चुकी थी, लेकिन जहां जहां से भी मेहंदी उतरी थी वहां पर उसका रंग बिल्कुल भी नहीं रचा हुआ था। उसके हाथ अभी भी पहले जैसे ही थे। उन पर मेहंदी का रंग बिल्कुल भी नहीं था। देवांश उसके हाथ देखकर हैरान रह गया। उसका माथा ठनक गया। ये कैसे हो सकता है? जानवी के हाथों में मेहंदी का रंग कैसे नहीं आया? वो मन ही मन सोच रहा था। उसने आदि को फोन लगाया। उसका फोन बिजी आ रहा था, लेकिन आदि ने उसका फोन आते देख झट से उसका फोन उठा लिया। उसके फोन उठाते ही देवांश ने उससे पूछा कि वो नैना से पूछकर बताए कि उसके हाथों में मेहंदी का रंग रचा या नहीं। आदि उस वक्त नैना से ही बात कर रहा था। पहले तो उसे देवांश की बात अजीब लगी कि वो इतनी रात को अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन देवांश के दोबारा कहने पर उसके बात थोड़ी सीरियस लगी। उसने नैना और देवांश दोनों की कॉल कॉन्फ्रेंस पर लगा दी। नैना की आवाज सुनते ही देवांश ने सीधा उससे ही पूछ लिया कि उसके हाथों पर मेहंदी का रंग आया है या नहीं। अरे जब पति इतना प्यार करता है तो मेहंदी का रंग तो आएगा ही ना। आदि ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, तू चुप करेगा या मैं आकर तुझे चुप करवाऊं? देवांश ने उसे लगभग धमकी देते हुए ही कहा। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर आदि चुप हो गया। नैना ने भी उसका गुस्सा देख उसे जल्दी से बता दिया कि उसके हाथों पर मेहंदी काफी गहरी रची है। हालांकि उसने हाथ अभी धोए नहीं है, लेकिन जहां जहां से मेहंदी हट चुकी है वहां पर वो मेहंदी का गहरा रंग आसानी से देख पा रही थी। उसकी बात सुनते ही देवांश ने फोन काट दिया। आदि और नैना दोनों असमंजस में पड़ गए। अगर ये सब किसी ने तुम्हारे साथ जानबूझकर किया है तो तुम्हारी कसम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देवांश ने जानवी के सिर पर हाथ रख कर कहा। उसने किसी को फोन मिलाकर कुछ सामान मंगवाया। कुछ ही देर में एक आदमी उसको एक थाल में सारा सामान दे गया। देवांश ने पहले गीले नैपकिन से जानवी के हाथों को पूरी तरह साफ किया और फिर मेहंदी की कीप लेकर उसके हाथों पर मेहंदी लगाने लगा।
थोड़ी ही देर में वो जानवी के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा चुका था। दवाइयों के असर की वजह से जानवी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आता तुम्हें खुशकिस्मत कहूँ या खुद को, जिसे हर बार अपनी बीवी को यूं सजाने का मौका मिलता है। तुम्हें इन रंगों में रंगते हुए मुझे जो फील होता है उसे मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। वो मुस्कुराते हुए उससे बोल रहा था, लेकिन जिस किसी ने भी तुमसे इन रंगों को दूर करने की कोशिश की है, अगर उसकी जिंदगी में मैंने अंधेरा नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी देवांश मल्होत्रा नहीं। कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। देवांश उसके पास ही बैठा सोचता रहा। इस वक्त उसकी आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसने अपनी शर्ट उतारी और जाकर जानवी के पास ही लेट गया। उसने जानवी को अपने करीब कर उसे पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया। अगर तुमसे दूर हुआ तो सो भी नहीं पाऊंगा। सोने के लिए सुकून चाहिए जो मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी बाहों में मिलेगा। कहते हुए उसने उसके सिर को अपने सीने पर रख लिया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जानवी की आंख पहले खुली। देवांश को अपने पास देखकर वो एकदम से चौंक कर उठ गई। उसके उठने से देवांश की आंख भी खुल चुकी थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए जानवी की तरफ देखा और बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। जानवी हैरानी से उसे देखती रही और बोली, आप यहाँ कैसे और आप यहाँ आए कब? जब तुम घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो रही थी तब। देवांश ने उसके माथे पर अपनी उंगली से टैप करते हुए कहा, वेरी फनी। आप ये बातें बनानी बंद कीजिए और जल्दी से यहाँ से जाइए। अगर किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। उसने उसे बिस्तर पर से लगभग धक्का देते हुए कहा, वाह, अभी तो शादी हुई भी नहीं है और तुम तो पहले ही बीवियों की तरह कमरे से बाहर निकालने लगी हो। देवांश ने ड्रामा करते हुए कहा। जानवी जो उसे धक्का दे रही थी, उसके हाथ एकदम से रुक गए। वो एकदम से पलटकर देवांश की गोद में आकर बैठ गई। उसकी दोनों टांगें उसकी कमर पर कसी हुई थी। वो देवांश के गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, आपसे किसने कहा कि हमारी शादी हुई नहीं है? आप शायद भूल रहे हैं कि हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए बीवियों जैसा हक जताने का पूरा हक है मुझे। वो आंखें छोटी कर उसे घूर रही थी। फिर तो मुझे भी पतियों जैसे प्यार करने का पूरा हक होना चाहिए। उसने भी जानवी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा। उसके यूं कहने से जानवी एकदम से शर्मा कर लाल हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली, बस आपको तो यहाँ पर रुकने के बहाने चाहिए, हर वक्त यूं करीब आने के बहाने चाहिए, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। जाइए, जल्दी से खड़े होइए और यहाँ से जाइए। जाऊंगा तो तब जब तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी। उसने जानवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानवी ने ध्यान दिया तो वो अभी भी उसकी गोदी में ही बैठी थी। वो अगले ही पल उसकी गोद से खड़ी हो गई। अच्छा बाबा, चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारी मेहंदी तो देख लूं। उसने जानवी के हाथों को देखने की कोशिश करते हुए कहा। जानवी ने झट से अपने हाथ अपनी कमर के पीछे छिपा लिए और बोली, नहीं, अभी नहीं, जब मैं तैयार होकर आऊंगी तभी आप मेरे हाथ देखेंगे। अब आप जल्दी से यहाँ से जाए और रेडी होकर नीचे आइए, क्योंकि जितने बेसब्र आप हैं मेरी मेहंदी का रंग देखने के लिए, उससे भी ज्यादा बेसब्र मैं हूँ आपको वो रंग दिखाने के लिए। उसके चेहरे की खुशी ही बता रही थी कि वो अपनी मेहंदी को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। उसकी ये खुशी देवांश के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान ले आई। देवांश ने आगे बढ़कर बड़ी शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और मन ही मन बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी खुशियों को किसी की भी नजर नहीं लगने दूंगा। वो उठा और चुपचाप खिड़की के रास्ते से अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद जानवी ने अपने हाथों की तरफ देखा और हैरान रह गई। उसकी आंखें नम होने लगी थी।